नमस्कार दोस्तों, डीएनए पॉलिटिकल डेस्क में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और मेरे साथ मौजूद है कुलदीप पंवार। तो सर, ये एक कहावत है कि कहा जाता है कि दैट इन इंडिया वी डू नॉट कास्ट आवर वोट, वी वोट बाय आवर कास्ट। तो अभी जैसे आने वाला है हरियाणा का चुनाव, तो वहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, वो अपने जातीय समीकरण को साधने में अभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। जितने भी उनके घोषणा पत्र है, जितने भी उनके दावे हैं, वो तो एक तरफ है, लेकिन जो टिकट दिए गए हैं कैंडिडेट्स को, उसमें ये कास्ट का जो इक्वेशन है वो काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इस पे अगर आप थोड़ा कुछ और बता सकें। देखिए, इफ यू सी कि आपने खुद ही कहा कि कास्ट तो इम्पोर्टेंट फैक्टर कास्ट रहता बहुत है। इंपॉर्टेंट कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और इंडिया में चुनाव बिना कास्टिज्म की बात के हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर वादे और घोषणा पत्र ये सब अपनी जगह रह जाते हैं और बात आखिर में जब वोट डालने की आती है तो वो कास्ट पर ही आकर टिक जाती है। किस पार्टी ने क्या वादा किया है, क्या नहीं किया है, क्या पूरा होगा, क्या नहीं होगा, इसको सब भूल जाते हैं। सिर्फ अंतिम में ये रह जाता है कि कैंडिडेट किस जाति का खड़ा हुआ है। तो जब कांग्रेस और बीजेपी ने इसको टिकट बांटना शुरू किया था तो तभी ये फैक्टर देखना शुरू कर दिया था और इसका देखा भी बहुत अच्छी तरीके से गया है। सभी ने संतुलन बैठाने की कोशिश की है। हरियाणा में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा ओबीसी और एससी वोटर ही प्रभावी रहते हैं। उस ओबीसी वोट बैंक सबसे ज़्यादा है जाट के साथ में। तो ओबीसी अगर हम लोग बात करें टिकट बंटवारे की तो दोनों ही पार्टियों ने एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स को लगभग बराबर हिस्सेदारी दी है। ओबीसी के 21% कैंडिडेट चुने हैं और एससी को के 18.9% कैंडिडेट चुने हैं। अगर हम लोग बात देखें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं ओवरऑल, उनमें से 57% कैंडिडेट सामान्य वर्ग से आते हैं और जनरल कैटेगरी से, और कांग्रेस के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 54%, यानी कि यहाँ भी लगभग दोनों का बराबर हो रहा है। मुस्लिम उम्मीदवारों का हम लोग देखें तो कांग्रेस थोड़ा सा आगे है। कांग्रेस ने 5% करीब 5.5% मुस्लिम कैंडिडेट हैं और बीजेपी के सिर्फ 2.5% के करीब मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में ये जातीय समीकरण यहाँ तो बिल्कुल फिट नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इनको जातियों में डिवाइड करके कि किस तरह से जातियों के आधार पर टिकट दिया गया है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलता है। हरियाणा में जाट वोटर सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। जाट 36 से 40% के करीब जाट हैं और सबसे प्रभावी वोटर जाट माना जाता है। लेकिन बीजेपी का चलन रहा है 2014 से कि वो जाट से छिटक कर 35/1 की बात करती है। 35 बिरादरी एक तरफ और 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी एक तरफ और जाट एक तरफ। तो यहाँ जब बीजेपी ने वोट का जब टिकट का बंटवारा किया है तो इसमें भी ये असर दिखाई दिया है। हरियाणा में टोटल जाटों को जो टोटल टिकट बांटे गए हैं वो 43% जाट उम्मीदवार हैं। मतलब दोनों पार्टियों ने 43% उम्मीदवार अपने जाट चुने हैं। लेकिन बीजेपी ने जहां 16% ही जाट उम्मीदवार चुने हैं, कांग्रेस ने 27% उम्मीदवार अपने जाट चुने हैं। बीजेपी ने 16% उनके जो कैंडिडेट उनके वो जाट हैं और कांग्रेस के 27% है। निश्चित तौर पर कांग्रेस से चूंकि हुड्डा परिवार का प्रभाव रहा है तो जाटों का प्रभाव रहना निश्चित था ही। लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से भी हम देखें तो जाटों को अहमियत कांग्रेस ने दी है, जो उनके हिसाब से ठीक भी लग रहा है। चूंकि जाट थोड़ा सा बीजेपी से नाराज माना जा रहा है तो इसलिए कांग्रेस के पाले में उसका छिटकना तय है, तो वहां कैंडिडेट बढ़ने निश्चित तौर पर थे। इसके बाद बात करें तो सबसे ज्यादा टिकट बांटे गए हैं चर्मकार समुदाय को। चर्मकार यानी कि एससी जो हैं, एससी में कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो इनकी कुल उम्मीदवारी में लगभग 20% हिस्सेदारी है। 20% चर्मकार टिकट बांटे हैं दोनों पार्टियों में, जिनमें कांग्रेस ने करीब 12% चर्मकारों को टिकट दिए हैं और बीजेपी ने सिर्फ 8% चर्मकारों को टिकट दिया। यानी कि एससी कैंडिडेट को टिकट देने में भी कांग्रेस आगे रही है। अगर इसके बाद बात करें हम ब्राह्मण वोटर की, जो कि बीजेपी का, अगर मैं सही हूं तो हरियाणा में 19 सीट रिजर्व है एससी के लिए। हाँ, 19 सीट रिजर्व है और करीब 20 से 22% वोट वहां पर दलित है, मतलब एससी वोटर्स हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है जाट के बाद। तो ऐसे में सबसे प्रभावी मतलब समुदाय जाट के बाद है, तो वो टिकट आवंटन में भी दिखाई दिया है। अगर हम लोग बात करें इसके बाद तो ब्राह्मण समुदाय को टिकट देने में बीजेपी आगे रही है, क्योंकि बीजेपी का निश्चित तौर पर वो कोर वोट बैंक है और 11% बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 5% ब्राह्मणों पर भरोसा जताया है।
बीजेपी का जो पिछले अगर हम लोग 10 साल में देखें तो बीजेपी पंजाबी वोटर्स की तरफ थोड़ा सा रुझान रहा है, चूंकि मनोहर लाल खट्टर खुद खत्री समुदाय से आते थे, पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उसमें पंजाबियों का जो रुझान है वो ज्यादा कांग्रेस की तरफ रहा हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में थोड़ा सा बदला है, मनोहर लाल खट्टर की वजह से बदला है, तो इसका असर टिकट बंटवारे में भी दिखाई दिया है। ओवरऑल हरियाणा के वोटर्स में 8% के करीब पंजाबी वोटर्स हैं, जिसमें कांग्रेस बीजेपी ने अपने 9% उम्मीदवार उतारे, यानी कि जो टोटल वोट बैंक है उसका हिस्से से भी ज्यादा उन्होंने अपने कैंडिडेट पंजाबी उतारे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 6% पंजाबियों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ रुझान आप खुद ही मान रहे हैं कि पंजाबियों का रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस ने सिर्फ 6% उम्मीदवार पंजाबी उतारे हैं। एक थोड़ा बराबर संतुलन रखा है दोनों ने यादव कैंडिडेट उतारने में। अहिरवाल एक बड़ा वोटर एरिया है, काफी कई सीटें उसमें आती हैं अहिरवाल के एरिया में, जो यादव बहुल्य एरिया है। वहां पर कांग्रेस ने जहां 6% यादव उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भाजपा ने 7% उम्मीदवार अपने यादव जाति से, यादव समुदाय से उतारे हैं। सिर्फ भाजपा के में एक आश्चर्य की बात यह है कि वैश्य टिकट भी 8% हैं, जबकि वैश्य वोट बैंक उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि वैश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, वैश्य से वोट की उम्मीद कांग्रेस को कम रहती है, तो भाजपा ने जहां 8% वोटर अपने कैंडिडेट वैश्य उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 2% वैश्य उम्मीदवार हरियाणा में खड़े किए हैं। कांग्रेस के 7% उम्मीदवार गुर्जर समुदाय से आते हैं, जबकि गुर्जरों को भाजपा का समर्थक माना जाता है, और जी भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। राजस्थान और यूपी में भी गुर्जर जो है वो भाजपा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं, और जब इसके बावजूद भाजपा 6% अपने जो कैंडिडेट है वो गुर्जर लेकर आई है। तो ये जो एक पूरा का पूरा जातीय समीकरण रहा है इन टिकट आवंटन में, इसका वोट बैंक से हम लोग मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो हरियाणा का वोट बंटवारा है, जो वोटर्स का कैटेगरी है, उसमें जाट करीब 27% हैं, दलित करीब 20 से 22% हैं, और तीसरे नंबर पर पंजाबी समुदाय आता है जो 8-9% है। उसके बाद बाकी सब छिटपुट 4%, 5% वोटर बाकी समुदायों से, गुर्जर हुए, आपके यादव हुए, या फिर ब्राह्मण हुए, इस तरह से आते हैं। करीब 15% वोटर ऐसे हैं जो अन्य समुदायों से आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सैनी हो, मतलब अन्य जितने भी समुदाय हैं उनसे करीब 15% वोटर आते हैं। तो उस जितना हम समझ सकते हैं यहाँ पे जितने भी समुदाय हों, लेकिन एक चीज़ काफ़ी यहाँ पे डिमार्केशन क्लियर है कि बीजेपी अपने ब्राह्मण कार्ड पे ज़्यादा प्ले कर रही है यहाँ पे, और कांग्रेस अपने जाट कार्ड पे। बिल्कुल बिल्कुल। इन दो समुदायों का जो वोट बैंक है, अंत में उसके बीच में जो है टकरार होने वाली है चुनाव। निश्चित तौर पर टकराव होने वाली है, लेकिन एक और आप अहम फैक्टर इसमें छोड़ दे रहे हैं अभिजीत, आपने एससी वोटर को छोड़ दिया है। एससी कैंडिडेट कांग्रेस ने ज्यादा चुने हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो पिछले चुनावों में बीजेपी की जीत में एससी वोट बैंक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। जो एससी वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े दिखा रहे थे, तो इस वजह से कुमारी शैलजा वाला भी मामला है, जो कुमारी शैलजा वाला मामला तो देखिए अलग हो गया, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला भी कह सकते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा भी उसमें क्लियर बयान दे चुकी हैं कि मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत कांग्रेस के साथ नहीं हो रही है, तो वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चुनाव पर प्रभाव पिछले चुनावों के रिजल्ट के मुकाबले देखें, तो दलित वोट बैंक को, वो दलित कैंडिडेट को कम खड़ा करना बीजेपी को कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि दलित वोटर भी उनके साथ नहीं है। तो अगर आप दो सबसे अहम जो वोटर्स हैं, दो सबसे अहम वोट बैंक हैं स्टेट के, अगर आप उन्हीं पे भरोसा नहीं जता पा रहे हैं पूरा, करीब आपके 50% तो हैं ही हैं, 50% के करीब वोटर हैं, तो 50% वोट पे आप छोड़ दे रहे हैं, 50% वोट पे आप उतना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, आप नहीं मान के चल रहे हैं कि मेरे साथ है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आप दूसरे वोटर्स के सहारे कैसे खड़े हो पाएंगे। या तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि दूसरे वोटर को ये एक्सेप्ट कर लें, ये एक्सेप्ट कर लें कि जो इन वोटर्स के, देखिए दलित वोट निश्चित तौर पे किसी भी सीट पर इतने प्रभावी नहीं है कि वो अकेले दलित वोट के दम पर जीता जा सके। तो निश्चित तौर पर दलित वोटर कहीं ना कहीं बटेंगे, जहाँ किसी ने हर सीट पर कहीं ना कहीं बटेंगे। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसके खड़े किए हुए कैंडिडेट को दलित एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ में आएंगे। लेकिन जब बात करें कि हम लोग
उसमें एक तीसरा फैक्टर मायावती का भी आ जाता है। जब मायावती आई हैं, भले ही मायावती हरियाणा में कभी भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रही है, लेकिन 6-7 % का भी अगर वोट वे इधर उधर कर देती हैं तो उसका बहुत प्रभाव माना जाएगा। और इनेलो के साथ खड़ी हुई हैं, इनेलो का समर्थन उनके साथ है, इनेलो का प्रभाव अच्छा रहा है। भले ही पार्टी में फूट हो गई है, दो गुटों में बट करके जेजेपी अलग हो गई, इनेलो अलग हो गई, लेकिन इनेलो का अपना एक कोर वोटर रहा है। तो इनेलो का कोर वोटर प्लस मायावती की वजह से अगर दलित जुड़ता है तो कहीं ना कहीं समीकरण चौंकाने वाले होंगे। तो वहाँ पे मामला बिल्कुल बहुत अलग हो सकता बिल्कुल। है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आने वाले हरियाणा चुनाव और स्पेसिफिकली वहाँ पे जो जातीय समीकरण बन रहा है उसके बारे में। ऐसे ही और खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए DNA।